शिखंडी वही है जो अंदर रह के आड़ में वो कर रहा था, वही शिखंडी आप भी समझ गए, मैं भी समझ गए, उसी शिखंडी ने समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ा। या मैं इतना बड़ा नेता हूं कि जहां चाहूंगा जिसे चाहूंगा हरा दूंगा और जिता दूंगा, तो फिर तो मैं ही हुआ ना नेता यहाँ के अकेला। 24 की विजय पराजय के कारणों और गंभीर विश्लेषणों के बीच कौन शिखंडी, कौन जयचंद और कौन नारद, गूढ़ मंथन और चिंतन अब इस बात पर हो रहा है। ये कोई राजनीतिक प्रहसन नहीं, बल्कि वो गंभीर प्रश्न है जिसके उत्तर को खोजना फिलहाल बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। और प्रश्न का सार यही है, कहां किसने गणित बिगाड़ दिया, किसने जयचंदी खेल कर दिया। मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट के जरूर आऊंगा। पत्थरों पे सर पटकने से क्या मिलता है, एक समंदर को बिलखने से भला क्या फायदा होगा। मुजफ्फरनगर में सांसदी का चुनाव हारे संजीव बालियान बिफरे हुए हैं। संकेतों में संधान संगीत सोम पर कर रहे हैं। दोनों आमने सामने हैं। जयचंद और शिखंडी की संज्ञाएं इन्हीं दोनों के वाकयुद्ध में गूंजी हैं। संजीव बालियान को लगता है कि उनकी हार की पटकथा संगीत सोम ने लिखी, तो संगीत सोम कहते हैं सरधना में जितवाना उनकी जिम्मेदारी थी, बाकी जगहों पर वो हारे, समीक्षा उसकी होनी चाहिए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। संजीव बालियान जी का भी सम्मान करता हूँ। उन्होंने ऐसा अगर बोला है कि मेरी वजह से हारे, तो मेरी समझ में नहीं आता ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी मेरे पार्टी संगठन ने, मेरे पार्टी नेतृत्व ने और खुद संजीव बालियान जी ने केवल सरधना तक मुझे सीमित किया था, और सरधना पार्टी नहीं हारी है, बराबर रही है। वैसे संजीव बालियान की चोट गहरी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और 2 बार के मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक से 24,672 वोट से हार गए। और इसी के बाद चुनावी नतीजों का विश्लेषण शुरू हो गया। सबसे पहले संजीव बालियान सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिखंडी का जिक्र किया और कहा संकेत ही काफी है। इसके फौरन बाद संगीत सोम ने मेरठ में मीडिया को बुलाया और खुद की पवित्रता बताते दोषारोपण उल्टे संजीव बालियान पर कर दिया। शायद मेरी कुछ कमी होगी कि जयचंद और विभीषण जनता के बीच में जाकर उन्हें जनता को कन्विंस कर पाए, इसमें भी मैं अपनी कमी मानूंगा। अगर मेरा काम बेहतर हो सकता है मेरे काम में, मेरे व्यवहार में कहीं कमी रही होगी, जब भी तो किसी आम जनता को कोई कन्विंस कर पाए, तो मैं इसमें अपनी कमी मानूंगा। जो जयचंद है उनको रहने दो, विभीषण है उन्हें पार्टी अपने आप देखेगी। चूंकि माननीय बालियान जी का थोड़ा आना जाना कम रहा लोगों में, विकास कार्य उन्होंने, मुझे तो नहीं लगा सरधना विधानसभा में कहीं कोई काम कराया है, मुझे तो नहीं दिखता। सरधना विधानसभा में तो काम भी नहीं कराया, और सरधना विधानसभा में लोगों पे मुकदमे भी बहुत कराए, उन्होंने जेल भी भिजवाया। लेकिन उसके बावजूद भी हमने लोगों को समझा के, मैनेज करके, मन का मतलब बालियान जी का नहीं, मतलब कमल के फूल का है, हमने पार्टी को नहीं हारने दिया। हमारी जिम्मेदारी यही है। संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच की किचकिच कहां जाकर रुकेगी, इसका इंतजार तो करना पड़ेगा। पर यह बताने की जरूरत नहीं कि दोनों के बीच की लड़ाई ने बीजेपी का बेड़ा गर्क तो कर ही दिया। संजीव बालियान इलेक्शन हार गए तो इसका एक बड़ा फैक्टर ठाकुर वोटों का बीजेपी से दूर हो जाना भी है। ठाकुर 24 में उनके खिलाफ पंचायत हुई। चुनाव से पहले संगीत सोम के दबदबे वाली सरधना में संजीव बालियान की कार पर अटैक भी हुआ, और जब नतीजे आए तो क्लियर हो गया कि जिस ठाकुर 24 में उनका जबरदस्त विरोध हुआ, वहां उन्हें पहले के मुकाबले बहुत कम वोट मिले। अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 24 गांव में से 6 गांव में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आगे रहा और कुछ गांव में क्लोज फाइट रही। जिस सरधना को संगीत सोम का इलाका कहा जाता है, वहां संजीव बालियान को 80,781 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक को 80,826।
संगीत सोम के गांव आलमगीरपुर फरीदपुर में समाजवादी पार्टी के खाते में 153 वोट आए तो संजीव बालियान को 148 वोट मिले। बुढ़ाना में हरेंद्र मलिक को 1,16,151 वोट मिले तो संजीव बालियान को 1,75,000 वोट मिले, यानी यहां भी संजीव बालियान पीछे रह गए। चरथावल विधानसभा में समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक को 95,766 और बालियान को 82,085 वोट मिले। खतौली में संजीव बालियान को 83,473 वोट मिले जबकि हरेंद्र मलिक को 80,451 वोट। मुजफ्फरनगर सदर में संजीव बालियान के खाते में 97,401 वोट पड़े तो वहीं हरेंद्र मलिक को 96,600 वोट मिले। मतलब ये कि सिर्फ खतौली और मुजफ्फरनगर सदर में ही बीजेपी को लीड मिली, बाकी की सभी सीटों में हार मिली। यही वजह है कि संगीत सोम कह रहे हैं कि संजीव बालियान को अपने 10 साल के कार्यकाल पर आत्म मंथन करना चाहिए, बजाय इसके कि पब्लिक फोरम में किसी को टारगेट किया जाए। अगर वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो इतना तो उन्हें सिस्टम पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी अपनी बात मीडिया के जरिए नहीं रखता, अपनी बात पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखता है और वही एक तरीका है, वही उन्हें भी अपनाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बात सिर्फ मुजफ्फरपुर की नहीं है, समीक्षा तो हर हारी हुई सीट की होगी, खासकर उन सीटों पर और बारीकी से इनपुट लिया जाएगा जहां जीत को लेकर बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त थी। इस सब के बीच चुनाव नतीजों पर यूपी बीजेपी में हो रहे मंथन में अब तक अवध, कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्रों के हारे हुए उम्मीदवारों से चर्चा हुई है। इन प्रत्याशियों ने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक इन उम्मीदवारों ने हार के जो कारण गिनाए हैं उनमें पहला भीतरघात, दूसरा विपक्ष का संविधान बदलने वाला फेक नैरेटिव, तीसरा अफसरों का असहयोग और चौथा पार्टी विधायकों का असहयोग मुख्य कारण गिनाया गया है। इन वजहों की रत्ती भर भी सच्चाई बीजेपी को फौरन और सख्त एक्शन लेने पर बाध्य कर सकती है। बीते 10 वर्षों में गढ़े गए यूपी के सबसे बड़े भगवा दुर्ग का इस तरीके से निकल जाने का जोखिम बीजेपी नहीं ले सकती है। सबसे शर्मनाक यह है कि नेताओं की आपसी लड़ाई ने पार्टी की ऐसी की तैसी कर। अब संजीव बालियान ने पार्टी को सौंपी अपनी रिपोर्ट में संगीत सोम पर सवाल उठाए हैं या नहीं ये तो नहीं मालूम, पर सार्वजनिक मंचों से शिखंडी जयचंद की संज्ञाओं के इस्तेमाल में इशारे जरूर खोजे जा रहे हैं। हालांकि पश्चिमी यूपी की सियासत में जो तूफान उठा है वो बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि मुजफ्फरनगर में चुनाव पहले फेज में हुआ था और इस चरण में बीजेपी ने 8 में से 7 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे थे। एक उम्मीदवार आरएलडी का था। इन 7 में से बीजेपी का महज एक प्रत्याशी ही जीत हासिल कर सका, बाकी को बुरी हार झेलनी पड़ी। मुजफ्फरनगर की हार इसलिए भी परेशान कर रही है क्योंकि 1999 से चली आ रही मुस्लिम वोटों की राजनीति पर बीजेपी ने 2014 में ब्रेक लगाया था। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी पर फोकस किया था और इसके लिए जयंत चौधरी को भी अपने पाले में लेकर आई थी। तो फिर गड़बड़ कहां हो गई? हम पूरे मुजफ्फरनगर में घूम रहे हैं और इस वक्त मैं बुढ़ाना में हूं, जो कि जाट बाहुल्य इलाका है। यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि आखिरकार वो क्या मानते हैं। संगीत सोम ने जो बवंडर मचाया, ठाकुरों की पंचायत करी, उसका माहौल खराब हो गया, यह वजह हुई। सबसे बड़ा नुकसान ठाकुरों ने ही करा, जो बवंडर बनाया इन्होंने ही बनाया। नहीं यहाँ कुछ नहीं था, संजीव बालियान जीतता, कोई दिक्कत नहीं थी। जो भी करा ठाकुरों ने करा, शुरुआत इन्होंने करी, फिर सब अपना इर्द गिर्द हो गए। दिल्ली से गठबंधन हो गया, जयंत भी साथ में आ गए थे, फिर भी जाटों का वोट पूरा नहीं मिला, ये क्यों हुआ? ऐसे मिलता उंगवे जाट खड़ा था, जाट नहीं खड़ा था उनके सामने, तो जाट बट गया, जाट बेटा। मैंने संजीव बालियान का पकड़ नहीं था, उधर भी चले वहाँ 25% उधर चला गया, 75 चला गया, पकड़ तो थी पर सावत पकड़ थोड़े हो गया जी, जाट खड़ा। क्यों हार गए संजीव बालियान? हमारे हिसाब से तो है भी हारे जी, ये जो दलित वोट था ये सब इधर उधर चलेगा। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच की खींचतान का अंदाजा था। यही वजह है कि मुजफ्फरनगर की चुनावी रैली में सीएम योगी ने दोनों
को मंच पर एक साथ बिठाकर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की थी, लेकिन जमीन पर बटे कार्यकर्ताओं और वोटर्स ने सारा खेल बिगाड़ दिया। हालांकि संगीत सोम के समर्थक संजीव बालियान के आरोपों को खारिज करते हैं। संजीव बालियान कह रहे हैं कि संगीत सोम ने हरा दिया। इसमें कितनी सच्चाई आप लोगों को लगती है? इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि राजपूत समाज नाराज चल रहा था। कारण कितने ही कारण थे उसमें कि पश्चिम से किसी भी राजपूत का टिकट ना होना, रूपाले जी का बयान और इस तरह के ऐसे छोटे छोटे कारण एक बड़ी लिस्ट बन गई थी। पार्टी ने उन्हें चाहा ही नहीं राजपूतों को। अगर पार्टी चाहती कि राजपूतों से बात की जा तो शायद ये चीज हल हो सके थी। माननीय सांसद जी बिल्कुल गलत कह रहे इस बात को, क्योंकि संगीत सोम जी के जो सरदना विधानसभा है संगीत सोम जी की, वो तो बराबर हुई। वहां से कहाँ हरे नहीं। वो तो रही बात हमारे गांव की, ये सरदना विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है सलावा। इस पूरे गांव में कहीं बता दो सांसद जी का कोई पत्थर लगा हुआ हो, सांसद जी ने कोई सड़क बनवाई हो, सांसद जी ने कोई रास्ता बनवाया हो, तो इसमें विधायक जी का क्या फॉल्ट? लेकिन बीजेपी एक्शन में है। भीतरघात का शोर गंभीर है, क्योंकि इसका नुकसान सीधे बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड और स्टार चेहरों पर पड़ा है। और लोकसभा चुनाव में मिला झटका 3 साल बाद होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर भी असर डाल सकता है। विकास और लाभार्थी वोट बैंक को देखते हुए मोदी और योगी दोनों ही उत्तर प्रदेश को लेकर आश्वस्त थे। लेकिन अगर देखें तो 80 में से सिर्फ 33 सीटें ही झोली में आईं, तो साख दांव पर लगी मोदी और योगी की और भद्द पिटी पूरी पार्टी की। और इसलिए कौन कौन कहां कहां बीजेपी के लिए यूपी में शिखंडी और जयचंद साबित हुआ, अब खोज उसकी भी शुरू हो चुकी है। इसकी शुरुआत बीजेपी ने टास्क फोर्स के गठन के साथ कर दी है। वैसे तो पूरे यूपी में बीजेपी की बेहद खराब परफॉर्मेंस ने बीजेपी हाईकमान की चिंताएं बढ़ा दी, लेकिन इसमें और शॉकिंग रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जीत का अंतर घटना। अब बीजेपी की हार के कारणों की खोज के लिए बीजेपी ने टास्क फोर्स गठित कर दिया है, जो 25 जून तक अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेगा। बंद कमरों में चल रही बीजेपी की बैठकों में भले ही उम्मीदवारों ने अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में प्रदेश नेतृत्व को सौंप दी हो, लेकिन भीतरघात को लेकर यूपी बीजेपी अपनी जांच भी कर रही है। इस टास्क के लिए 40 टीमों को बनाया जा चुका है, जो 2-2 सीटों पर हार की वजहों की जमीनी पड़ताल करेगी। और 20 जून तक ये टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपेगी और प्रदेश नेतृत्व टास्क फोर्स की विस्तृत रिपोर्ट 25 जून को केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेगा। ये बात अभी भी बीजेपी हाईकमान के गले के नीचे नहीं उतर रही कि शानदार काम, मोदी योगी के तौर पर दमदार चेहरे और राम लहर होने के बावजूद यूपी में पार्टी की हालत इतनी खराब कैसे हो गई कि बीजेपी का वोट शेयर 41.37% रह गया, जबकि समाजवादी पार्टी को 33.59% वोट मिल गए। बीजेपी की चिंता पार्टी का 8.5% से ज्यादा वोट घट जाने को लेकर भी है, जबकि समाजवादी पार्टी को 15.48% वोट पिछली बार के मुकाबले ज्यादा मिले। तो बात सिर्फ मुजफ्फरनगर सीट पर संजीव बालियान की हुई हार की नहीं है। माना जा रहा है कि विश्वासघात कई और सीटों पर भी हुआ है। आपसी सिरपुटव्वल और अहम की लड़ाई में नेताओं ने पार्टी की मिट्टी पलीत करने में भी गुरेज नहीं किया। पिछले दिनों भीतरघात के ऐसे ही आरोप एटा से चुनाव हार चुके पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने भी लगाए थे। ऐसे आरोपों के बीच बीजेपी हार के कारणों को जानने को लेकर कटिबद्ध हो चुकी है। एक वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने उन परिणामों की समीक्षा की है और ये तय किया है कि अपने कार्यकर्ताओं को नीचे तक प्रवास करके और हमारे संगठन के लोगों से अलग अलग प्रकार की बैठकें करके उन सब विषयों की
सूचनाएं, जानकारी एकत्रित करना है, जिनके कारण राजनीतिक परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए। तो बड़े अधिकारियों से लेकर बूथ लेवल कार्यकर्ताओं तक से संवाद करके कुछ बड़े प्रश्नों पर बीजेपी हार की वजहों की समीक्षा करेगी। मसलन कौन सी वो सीटें हैं जहां भीतरघात हुआ, बीजेपी को कम वोट क्यों मिले, कौन से मुद्दे बीजेपी के लिए घातक रहे और क्या पन्ना प्रमुख इस बार एक्टिव नहीं रहे। बीजेपी को मिली हार के बाद अब यूपी में गठबंधन में शामिल दलों के सुर भी बदल रहे हैं। खासकर भीतरघात को लेकर वार तीखे और तेज है। घोसी में अपने बेटे अरविंद राजभर की हार से ओपी राजभर बिफरे हुए हैं। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है कि आप बोलना सीखो, तब इनको समझ में आएगा। अब तो हम खुली बगावत करेंगे। देखिए, हमें ऐसे लोगों को भी हम दवाई करने जा रहे हैं जो लोग भाषण तो बड़ा लच्छेदार मारते थे और गाड़ी में बैठ के अपने लोगों से कहते थे कि नहीं नहीं इधर नहीं उधर वोट देवे के। यूपी में अभी चुनावी हार का मंथन लंबा चलेगा, चलना भी चाहिए, लेकिन इस मंथन से निकला विष किसके हिस्से आएगा और अमृत किसे मिल पाएगा, इसका इंतजार भी लंबा होगा। पर यह तय है कि तब तक जयचंद, शिखंडी, विभीषण जैसी उपमाएं चलती रहेंगी, समय के साथ भी और समय बीतने के बाद भी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।